हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीजी व्याप्ति के यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ प्री डीएलएड और प्री बीएड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जो कि आगामी दिनांक 4 जून को जो पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें हम उसकी विस्तृत व्याख्या भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में बार बार निरर्थक प्रश्न पूछता है और व्यवधान उत्पन्न करता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? ऑप्शन ए, उसे तुरंत डांट कर बैठा देंगे। ऑप्शन बी, व्यवहार के पीछे के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। या फिर ऑप्शन सी, उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे। या ऑप्शन डी, उसके प्रश्नों पर ध्यान नहीं देंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अब देखिए, ऑप्शन ए क्या है, उसे तुरंत डांट कर बैठा देंगे। ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी क्या है, व्यवहार के पीछे के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? ऑप्शन बी, व्यवहार के पीछे के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। बाल मनोविज्ञान के अनुसार किसी भी नकारात्मक या व्यवधानकारी व्यवहार को सजा देने के बजाय उसके पीछे छिपे कारणों को जानकर सुधारात्मक रवैया अपनाना ही शिक्षक का परम कर्तव्य है। अगला प्रश्न है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है, छात्रों को केवल परीक्षा पास करने योग्य बनाना चाहिए। ऑप्शन बी है, छात्रों में सोचने और तर्क करने की क्षमता का विकास करना। ऑप्शन सी है, केवल पाठ्यक्रम को समय पर समाप्त करना। या फिर ऑप्शन डी है, कक्षा में कठोर अनुशासन बनाए रखना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, अब ऑप्शन ए को देखिए, छात्रों को केवल परीक्षा पास करने योग्य बनाना। ये तो गलत होगा। ऑप्शन बी क्या होगा, छात्रों में सोचने और तर्क करने की क्षमता का विकास करना। हमें क्या करना है? छात्रों में सोचने और तर्क करने की क्षमता का विकास करना है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। रटने की प्रवृत्ति के विपरीत सार्थक शिक्षण वह है जो बच्चों में आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग और तार्किक योग्यता का विकास कर सके। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का वास्तविक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है, बच्चों को हर प्रकार की छूट देना। ऑप्शन बी है, शिक्षण में बच्चों की आवश्यकताओं, क्षमताओं और रुचियों का प्राथमिकता देना। ऑप्शन सी है, केवल खेल कूद के माध्यम से मनोरंजन कराना। या फिर ऑप्शन डी है, शिक्षक की भूमिका को पूरी तरह समाप्त कर देना। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए, बच्चों को हर प्रकार की छूट देना, ये तो गलत है। बच्चों को हर प्रकार की छूट नहीं दे सकते। दूसरा देखिए, शिक्षण में बच्चों की आवश्यकताओं, क्षमताओं और रुचियों को प्राथमिकता देना। यही क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, बच्चों को हमें उनकी आवश्यकता और क्षमता और रुचि के अनुसार क्या करना है? प्राथमिकता देना होगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य आधार बालक की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं और सक्रिय भागीदारी होती है। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए निम्नलिखित में से सबसे आवश्यक गुण कौन सा है? ऑप्शन ए है, उच्चतम डिग्रियां और डिस्टिंक्शन प्राप्त करना। ऑप्शन बी है,
कठोरतम अनुशासन बनाए रखने का बल। ऑप्शन सी है विषय का गहन ज्ञान और प्रभावी संप्रेषण कौशल। या फिर ऑप्शन डी है अत्यधिक गंभीर और मौन रहने की आदत। तो इसमें आपको प्रभावी शिक्षक बनाने के लिए आपके अंदर कौन से आवश्यक गुण होने चाहिए, इसको देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, उच्चतम डिग्रियां और डिस्टिंक्शन प्राप्त करना, तो ये तो गलत है। ऑप्शन बी क्या है, कठोरतम अनुशासन बनाए रखने का बल, ये भी बहुत गलत है। बच्चों पर एकदम कठोरतम रूप से अनुशासन नहीं थोप सकते। ऑप्शन सी क्या है, विषय का गहन ज्ञान और प्रभावी संप्रेषण कौशल, आपको जो विषय है उसका अच्छे से ज्ञान होना चाहिए और बच्चों से आप उसमें अच्छे से संपर्क का संचार कर सकते हो। ये क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और चौथा क्या है, अत्यधिक गंभीर और मौन रहने की आदत, ये भी क्या है, गलत है। तो चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। यदि शिक्षक को विषय का ज्ञान हो लेकिन उसे अभिव्यक्त करने का प्रभावी संप्रेषण कौशल न हो तो अधिगम अधूरा रह जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र बहुत संकोची और शर्मीला है तो उसका संकोच दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। ऑप्शन ए है पूरी कक्षा के सामने उसे ज़बरदस्ती बोलने को कहेंगे। ऑप्शन बी है उसे डांट कर उसकी झिझक खत्म करने की चेतावनी देंगे। ऑप्शन सी है छोटे समूहों में चर्चा और सामूहिक गतिविधियां देंगे। और ऑप्शन डी है उसके इस स्वभाव पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। अब देखते हैं इसकी आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन ए देखिए, पूरी कक्षा के सामने उसे ज़बरदस्ती बोलने को कहेंगे, तो ये तो गलत है, इससे बच्चा और डर जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, उसे डांट कर उसकी झिझक खत्म करने की चेतावनी देंगे, ये भी गलत है, बच्चों को डांटने से वो और क्या हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। ऑप्शन सी क्या है, छोटे समूहों में चर्चा और सामूहिक गतिविधियां देंगे। हाँ, ये क्या है, इसका सही आंसर है कि बच्चों को कई क्या है छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे और उनको कुछ कुछ टास्क देंगे ख़त्म करने के लिए। यही क्या है इस प्रश्न का सही उत्तर है। और ऑप्शन डी क्या है, उसके इस प्रभाव पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, ये भी बहुत क्या है, गलत है, ध्यान देना पड़ेगा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। छोटे समूहों में बच्चे सहज महसूस करते हैं। जब वे अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और धीरे धीरे उनकी जो झिझक है वो दूर हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में सार्थक अनुशासन बनाए रखने का सबसे प्रभावी उपाय क्या माना जाता है। ऑप्शन ए है शरारती बच्चों को तुरंत विद्यालय से निष्कासित कर देना। ऑप्शन बी है शिक्षण कार्य का रोचक, व्यवहारिक और सजीव बनाना। ऑप्शन सी है कक्षा मॉनिटर को कड़ा नियंत्रण करने का आदेश देना। और ऑप्शन डी है कक्षा में शारीरिक दंड का भय स्थापित करना। अब इसकी आंसर को देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है, शरारती बच्चों को तुरंत विद्यालय से निष्कासित कर देना। यह क्या होगा, गलत होगा, किसी भी बच्चे को विद्यालय से निष्कासित नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन बी क्या है, शिक्षण कार्य का रोचक, शिक्षण कार्य को रोचक, व्यवहारिक और सजीव बनाना। जो शिक्षण का कार्य है उसको हम लोग अच्छे से रोचक बना के, इंटरेस्टिंग बना के क्या करेंगे, बच्चों को सिखाने का प्रयास करेंगे। यही क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी देखिए, कक्षा मॉनिटर को कड़ा नियंत्रण रखने का आदेश देने, भी क्या होगा, गलत होगा। और ऑप्शन डी क्या है, कक्षा में शारीरिक दंड का भय स्थापित करना। यह भी क्या होगा, गलत होगा, किसी बच्चे को मार पीट नहीं सकते हैं। ठीक है जी, इसकी व्याख्या को देखते हैं। यदि पाठ्य विषय रोचक, प्रासंगिक और रुचिकर हो तो बच्चे अपने आप क्या होंगे, शिक्षा प्रक्रिया की ओर जुड़ने लगेंगे और अनुशासनहीनता की स्थिति स्वतः ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP
2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षा का मूल माध्यम क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है केवल अंग्रेजी भाषा, ताकि बच्चे प्रतिस्पर्धा में आगे रहें। ऑप्शन बी है मातृभाषा या स्थानीय क्षेत्रीय भाषा। ऑप्शन सी है केवल राष्ट्रभाषा हिंदी। और ऑप्शन डी है कोई भी अंतर्राष्ट्रीय या अन्य राज्य की भाषा। तो देखते हैं इस प्रश्न के उत्तरों को। ऑप्शन ए क्या है? केवल अंग्रेजी भाषा, ताकि बच्चे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे रहें। केवल अंग्रेजी भाषा ही इम्पोर्टेंट नहीं होगा, ठीक है, साथ ही वहाँ की जो स्थानीय भाषा है वे भी इम्पोर्टेंट होंगे। तो पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है? मातृभाषा या स्थानीय क्षेत्रीय भाषा। ये क्या होगा? सही होगा। देखिए, बच्चे क्या होते हैं, अपनी पहले मातृभाषा में सीखने और बोलने की प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षा का मूल माध्यम क्या होना चाहिए? तो बच्चों को उनकी मातृभाषा में और साथ ही साथ स्थानीय या फिर क्षेत्रीय भाषा में सिखाना चाहिए। ये उसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, केवल राष्ट्रभाषा हिंदी। ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी देखते हैं, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय या अन्य राज्य की भाषा। इससे तो बच्चे और सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले बच्चे अपनी राष्ट्रभाषा में बोलने की, अपनी स्थानीय भाषा में बोलने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मातृभाषा या स्थानीय क्षेत्रीय भाषा। इसकी व्याख्या को देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्राथमिक स्तर पर कम से कम कक्षा 5वीं तक, अधिमानतः कक्षा 8वीं तक मातृभाषा या घरेलू भाषा में शिक्षा देने की पुरजोर अनुशंसा करता है, क्योंकि बच्चे अपनी भाषा में जल्दी सीखते हैं और जल्दी से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए है छात्रों में परीक्षा का भय उत्पन्न कर उन्हें पढ़ने को मजबूर करना। ऑप्शन बी है केवल वर्ष के अंत में वार्षिक रैंकिंग और ग्रेडिंग प्रदान करना। ऑप्शन सी है छात्रों के विकास के सभी शैक्षणिक एवं शैक्षणिक पक्षों का निरंतर मूल्यांकन करना। और ऑप्शन डी है कमज़ोर छात्रों की पहचान कर उन्हें कक्षा से अलग करना। अब देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। ऑप्शन ए देखिए, छात्रों में परीक्षा का भय उत्पन्न कर उन्हें पढ़ने को मजबूर करना। इससे बच्चे पढ़ेंगे लेकिन कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो इस प्रश्न का ये उत्तर गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, केवल वर्ष के अंत में वार्षिक रैंकिंग और ग्रेडिंग रन करना। ये भी क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि लास्ट में बच्चे क्या हो जाएंगे, बस कुछ समय के लिए पढ़ेंगे और रैंकिंग और ग्रेड या डिग्री लेकर सब कुछ भूल जाएंगे। तो ये भी गलत होगा आंसर। थर्ड देखते हैं, छात्रों के विकास के सभी शैक्षणिक एवं शैक्षणिक पक्षों का निरंतर मूल्यांकन करना। यह क्या होगा? प्रश्न का सही उत्तर होगा कि बच्चों को हमें हर समय, मतलब समय समय पर उनकी जो योग्यता है, उनको जो क्या सिखाए हैं, इनको बीच बीच में उनका मूल्यांकन करना जरूरी है, टेस्ट लेना जरूरी है, ताकि बच्चों का जो मन है वो पढ़ाई में लगा रहे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, छात्र के विकास के सभी शैक्षणिक एवं शैक्षणिक पक्षों का निरंतर मूल्यांकन करना। और ऑप्शन डी क्या बोलता है? कमज़ोर छात्रों की पहचान कर उन्हें अलग करना। ये तो बिल्कुल गलत है। इसकी व्याख्या देखते हैं। CCE बालक के समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक, खेलकूद, कला और संवेगात्मक कार्यों पक्षों पर लगातार मूल्यांकन करने पर बल देता है। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या है हमारा। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन का वास्तविक अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए है विशेष बालकों अर्थात दिव्यांगों को केवल अलग विशेष विद्यालयों में पढ़ाना। ऑप्शन बी है सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे समान शिक्षा देना। ऑप्शन सी है केवल आर्थिक रूप से
समृद्ध परिवारों के बच्चों को अवसर देना। और ऑप्शन डी है केवल तीव्र बुद्धि वाले मेधावी छात्रों को विशेष अवसर प्रदान करना। इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। ऑप्शन ए क्या होगा, विशेष बालकों मतलब दिव्यांगों को केवल अलग विशेष विद्यालय में पढ़ाना। ये इस प्रश्न का उत्तर गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे समान शिक्षा देना चाहिए। ठीक है, यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, केवल आर्थिक रूप से समृद्ध परिवारों के बच्चों का अवसर देना। ये तो बिल्कुल गलत है, शिक्षा पर सभी का अधिकार है। ऑप्शन डी क्या है, केवल तीव्र बुद्धि वाले मेधावी छात्रों को विशेष अवसर प्रदान करना। यह क्या है, ये भी गलत है। केवल होशियार बच्चों को नहीं बल्कि जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको भी क्या करना है, हमें अच्छे से सिखाना है और आगे बढ़ाना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे समान शिक्षा देना। इसकी व्याख्या को देखते हैं। समावेशी शिक्षा बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को, चाहे वे शारीरिक, मानसिक या सामाजिक रूप से क्या हो, भिन्न हो, एक ही सामान्य स्कूल में एक साथ स्वीकार करने की आवश्यकता या वकालत करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक के रूप में समाज में अपना सम्मानजनक और अनुकरणीय स्थान स्थापित करने के लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है, समाज के प्रभावी नेताओं और अधिकारियों से अच्छे संबंध बनाएंगे। ऑप्शन बी है, अपने शिक्षक दायित्वों का ईमानदारी और उत्कृष्ट निष्ठा से निर्वहन करेंगे। ऑप्शन सी है, अधिक से अधिक धन अर्जित करने के लिए निजी ट्यूशन करेंगे। और ऑप्शन डी है, हमेशा सामाजिक आयोजनों का नेतृत्व और राजनीति करेंगे। अब इसका आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, समाज के प्रभावी नेताओं और अधिकारियों से अच्छे संबंध बनाएंगे। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको एक अच्छा शिक्षक बनना है। ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, अपने शिक्षक दायित्वों का ईमानदारी और उत्कृष्ट निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको क्या करना है, अपने जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, उसको अच्छे से निर्वहन करना पड़ेगा। ठीक है जी, यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, अधिक से अधिक धन अर्जित करने के लिए निजी ट्यूशन करेंगे। ये भी बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन डी देखते हैं, हमेशा सामाजिक आयोजनों का नेतृत्व और राजनीति करेंगे। ये भी क्या है, गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अपने शिक्षक दायित्वों का ईमानदारी और उत्कृष्ट निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। इसकी व्याख्या को देखते हैं। शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता होता है। ठीक है, शिक्षक क्या होता है, राष्ट्र के निर्माता होते हैं। उसका सदाचारी जीवन, उत्कृष्ट शिक्षण क्षमता और छात्रों के प्रति समर्पण ही समाज में उसके वास्तविक सम्मान का आधार होता है। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखते हैं। जब कोई छात्र आपकी कक्षा में विषय से संबंधित प्रश्न पूछता है तो एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ऑप्शन ए देखते हैं, उसे अनुशासनात्मक चेतावनी देकर चुप करा देंगे। ऑप्शन बी है, उसे कक्षा के पश्चात व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी है, उसके प्रश्न पूछने के उत्साह को प्रोत्साहित करेंगे और उसका सही उत्तर देंगे। और ऑप्शन डी है, उसके प्रश्न को नज़रअंदाज कर आगे पढ़ाना जारी करेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है, उसे अनुशासनात्मक चेतावनी देकर चुप करा देंगे। यह तो इस प्रश्न का बिल्कुल ही गलत उत्तर होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं, उसे कक्षा के पश्चात व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कहेंगे। यह भी क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन सी को देखते हैं, उसके प्रश्न पूछने के उत्साह को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी सही उत्तर देंगे। ये क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा कि इस बच्चे को जो प्रश्न है उसको क्या करेंगे जी, उसका उत्तर देंगे और उसे प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है। और चौथा
विकल्प क्या है, उसके प्रश्न को नज़रअंदाज कर आगे पढ़ाना शुरू करेंगे। ये भी क्या होगा, गलत होगा। बच्चों के मन में अगर शंकाएं हैं तो उसे उसी समय ख़त्म करना चाहिए, ठीक है, उसका उत्तर बता के। तो चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। छात्रों के द्वारा प्रश्न पूछना उसके सक्रिय अधिगम एक्टिव लर्निंग का परिचायक है, ठीक है जी। शिक्षक को हमेशा कक्षा में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए ताकि जो बच्चों का जो कन्फ्यूजन है, जो संशय है, वो दूर हो सकेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में दृश्य श्रव्य सामग्री ऑडियो विजुअल्स एड्स के उपयोग का क्या मुख्य लाभ है। ऑप्शन ए, यह कक्षा की खाली समय बिताने का सबसे अच्छा माध्यम है। ऑप्शन बी, यह अमूर्त और कठिन संप्रत्ययों को प्रत्यक्ष, सरल और चिरस्थायी बनाती है। ऑप्शन सी है, इससे शिक्षक के श्रम और तैयारी की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। और ऑप्शन डी है, यह केवल कमज़ोर छात्रों के मनोरंजन के काम आती है। अब इसकी उत्तर को देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है, यह कक्षा के खाली समय बिताने का सबसे अच्छा माध्यम है, बिल्कुल गलत। ऑप्शन बी को देखते हैं, यह अमूर्त और कठिन संप्रत्ययों को प्रत्यक्ष, सरल और चिरस्थायी बनाती है। अब देखिए, अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है किसी बच्चे को, तो उसको समझाने के लिए आप जो दृश्य श्रव्य सामग्री है, जो देखने और सुनने की जो सामग्री, जैसे टीवी है, टेलीविज़न है, ठीक है, उसके माध्यम से उस टॉपिक को अच्छे से और समझा सकते हैं ताकि उसके दिमाग में क्या हो, वो आ जाए, ठीक है। तो यही क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी क्या है देखते हैं, इससे शिक्षक के श्रम और तैयारी की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, ये भी गलत होगा, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है, यह केवल कमज़ोर छात्रों के मनोरंजन को काम आती है, यह भी गलत होगा। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। चार्ट, मॉडल, वीडियो आदि दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ बालकों के ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती है, जिससे सीखा हुआ ज्ञान अधिक व्यवहारिक, स्पष्ट और स्थायी बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। शैक्षणिक सुधारों में क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए है, नए सार्वभौमिक सिद्धांतों और नियमों का प्रतिपादन करना। ऑप्शन बी है, कक्षा एवं विद्यालय की तत्कालिक व्यवहारिक समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान ढूंढना। ऑप्शन सी है, केवल उच्च प्रयोगशालाओं में शोध कार्य संपादित करना। और ऑप्शन डी है, छात्रों के शैक्षणिक इतिहास का संकलन करना। इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, नए सार्वभौमिक सिद्धांतों और नियमों का प्रतिपादित करना। ये भी क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन बी क्या है देखते हैं, कक्षा एवं विद्यालय की तात्कालिक व्यवहारिक समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान ढूंढना, ठीक है, यही क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी क्या है देखते हैं, केवल उच्च प्रयोगशालाओं में शोध कार्य संपादित करना, यह भी क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन डी क्या है देखते हैं, छात्रों के शैक्षणिक इतिहास का संकलन करना, यह भी गलत होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी, कक्षा एवं विद्यालय की तात्कालिक व्यवहारिक समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान ढूंढना, यही क्या होगा, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य होगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान मुख्य रूप से विद्यालय के शिक्षकों या प्रशासकों के द्वारा अपने ही कार्यक्षेत्र के दैनिक समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाने वाला वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है जी। तो उस प्रश्न का आंसर बी होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। बालकों के अधिगम और उनकी शैक्षिक प्रगति का बिल्कुल सटीक आकलन करने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है।
ऑप्शन ए है सत्र के अंत में होने वाली केवल एक लिखित परीक्षा। ऑप्शन बी है घर पर किए जाने वाले गृह कार्य की निरंतर जांच। ऑप्शन सी है सतत एवं संचयी मूल्यांकन। और ऑप्शन डी है कक्षा में केवल मौखिक रूप से प्रश्न पूछना। अब इसके उत्तर को देखते हैं। ऑप्शन ए क्या बोलता है, सत्र के अंत में होने वाली केवल एक लिखित परीक्षा, इससे तो बच्चे का अच्छे से आकलन नहीं हो पाएगा, तो यह हो जाएगा गलत। ऑप्शन बी क्या है, घर पर किए जाने वाले गृह कार्य की निरंतर जांच करना, केवल होमवर्क से बच्चों का जो आकलन है वो नहीं हो पाएगा। ऑप्शन सी क्या बोलता है, सतत एवं संचयी मूल्यांकन। अब देखिए बच्चों का हमें क्या करना चाहिए, बार बार उनका मूल्यांकन लेना है और जो उनमें जो कमियां हैं उनको बताना और उसको दूर करना है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी क्या होगा, सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी क्या बोलता है, देखिए कक्षा में केवल मौखिक रूप से प्रश्न पूछना, केवल मौखिक प्रश्न पूछने से बच्चे अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। ठीक है जी, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या को देखते हैं। सतत मूल्यांकन से छात्र की दैनिक प्रगति का रिकॉर्ड मिलता है और संचयी अभिलेख पत्र क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड से उसके सर्वांगीण व्यवहार की व्यवस्थित जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कोई छात्र गृह कार्य मतलब होमवर्क नियमित रूप से करके नहीं आता है, ठीक है, तो एक आदर्श शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे। सोचिए कि आपके जो कोई विद्यार्थी है वो होमवर्क करके नहीं आता है, तो तब आपकी जो प्रतिक्रिया है वो क्या होगी। ऑप्शन ए, उसे कक्षा में सभी के समक्ष खड़ा करके अपमानित करेंगे। ऑप्शन बी है कारणों का धैर्यपूर्वक पता लगाएंगे और उसे सही मार्गदर्शन करेंगे। ऑप्शन सी है उसे विद्यालय से बाहर निकालने की धमकी देंगे। और ऑप्शन डी है उसके माता पिता को तुरंत बुलवाकर कठोर शिकायत करेंगे। अब इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। उसे कक्षा में सभी के समक्ष खड़ा करके अपमानित करेंगे, ये क्या होगा, इसका गलत आंसर होगा, क्योंकि बच्चे इससे नहीं सीख पाएंगे। ऑप्शन बी क्या देखेंगे, कारणों का धैर्यपूर्ण पता लगाएंगे और उसे सही मार्गदर्शन देंगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा होमवर्क नहीं आ रहा है तो हम लोग उसके जो कारण है उसको पता लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद उसका काउंसलिंग करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन सी क्या बोलता है, उसे विद्यालय से बाहर निकालने की धमकी देंगे, तो इससे बच्चा और नहीं पढ़ेगा। और ऑप्शन डी क्या बोलता है, उसके माता पिता को तुरंत बुलाकर कठोर शिकायत करेंगे, ये भी क्या होगा, गलत होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, कारणों का धैर्यपूर्वक पता लगाएंगे और उसे सही मार्गदर्शन देंगे। ठीक है, इसकी व्याख्या को देखते हैं। हो सकता है कि छात्र के पास उपयुक्त वातावरण, पाठ्यपुस्तक या समझने में कठिनाई हो, जैसी कोई वास्तविक क्या होगा, समस्या होगी, तो कारण जानकर ही हम क्या करें, उसका समाधान कर पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक वेब आधारित शिक्षा अथवा ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग का सबसे मुख्य और अनूठा लाभ क्या माना जाता है। ऑप्शन ए है, इसमें शिक्षक की भूमिका पूरी तरह से गैर जरूरी होती है। ऑप्शन बी है, छात्र अपनी स्वयं की गति, सेल्फ पेस्ड और सुविधा अनुसार कहीं भी सीख सकते हैं। ऑप्शन सी क्या है, इसमें किसी भी प्रकार की परीक्षा और मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती है। और ऑप्शन डी क्या है, यह शिक्षण पद्धति हमेशा पूर्णतः मुक्त और संसाधन रहित होती है। अब इसका उत्तर देखते हैं। ऑप्शन ए क्या बोलता है,
इसमें शिक्षक की भूमिका पूरी तरीके से गैर ज़रूरी हो जाती है। ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि शिक्षक के बिना ज्ञान अधूरा है। ऑप्शन बी क्या है, छात्र अपनी स्वयं की गति और सुविधा अनुसार कहीं भी सीख सकते हैं। अगर ऑनलाइन लर्निंग करेंगे तो जो बच्चे रहेंगे वो अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से सीख सकेंगे किसी भी समय में। तो यही क्या होगा प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी क्या है, इसमें किसी भी प्रकार की परीक्षा और मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती। ये क्या होगा, गलत होगा। और ऑप्शन डी क्या बोलता है, यह शिक्षा पद्धति हमेशा पूर्णतः मुफ्त और संसाधन रहित होती है। ये भी क्या होगा, इसका गलत आंसर होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या को देखते हैं। ऑनलाइन शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ उसका लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी है। छात्र भौगोलिक दूरियों को पार कर अपनी क्षमता और समय के अनुकूल अधिगम कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र, आप एक शिक्षक हो, ठीक है, ऐसा मान के चलो, यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र लगातार प्रयासों के बाद भी असफल हो रहा है, मतलब बार बार वो फेल हो रहा है, तो आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? ऑप्शन ए है, उसे पढ़ाई छोड़कर कोई व्यवहारिक कार्य करने की सलाह देंगे। ऑप्शन बी है, उसके विशिष्ट संशयों को पहचान कर उपचारात्मक शिक्षण देंगे। ऑप्शन सी है, उसे सबसे पिछली बेंच पर बिठा देंगे ताकि वह कक्षा में विघ्न न डालें। और ऑप्शन डी है, उसे केवल रटने की सलाह देकर आगे बढ़ जाएंगे। अब इसका सही उत्तर देखते हैं। ऑप्शन ए क्या बोलता है, उसे पढ़ाई छोड़कर कोई व्यवहारिक कार्य करने की सलाह देंगे। तो आप किस लिए शिक्षक बने हो? तो यह होगा गलत। ऑप्शन बी क्या होगा, उसके विशिष्ट संशयों को पहचान कर उपचारात्मक शिक्षण देंगे। मतलब जो बच्चे की जो कमजोरी है उसको पहचान के उसका हम लोग क्या करेंगे, इलाज करेंगे, उपचार करेंगे, ठीक है, ताकि वो किस फील्ड में या किस क्षेत्र में क्या कमज़ोर है, ठीक है, इसको बोलते हैं रेमेडिएट करेंगे, ठीक है। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी क्या बोलता है, उसे सबसे पिछली बेंच पर बैठा देंगे ताकि वह कक्षा में विघ्न डालें। ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी क्या बोलता है, उसे केवल रटने की सलाह देकर आगे बढ़ जाएंगे। ये भी क्या होगा, गलत होगा। बच्चों को केवल सिखाना है, ठीक है, रटने से बच्चे जल्दी भूल जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या को देखते हैं। नैदानिक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट के माध्यम से छात्र की कमजोरी का पता लगाकर उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग प्रदान करना ही वैज्ञानिक समाधान है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में एक आदर्श एवं सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध का शिक्षक छात्र संबंध का मुख्य आधार निम्नलिखित में से क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए है अत्यधिक भय, कठोरता और दूरी। ऑप्शन बी है आपसी उदासीनता और केवल औपचारिक उपस्थिति। ऑप्शन सी है आपसी विश्वास, स्नेह, सहानुभूति और आदर। और ऑप्शन डी है केवल परीक्षाओं में अच्छे अंक दिलवाने का वादा। अब इसके उत्तर को देखते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, अत्यधिक भय, कठोरता और दूरी। हमेशा शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध क्या होना चाहिए, अच्छे होने चाहिए, न कि भय, कठोरता और दूरी का माहौल। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, आपसी उदासीनता और केवल औपचारिक उपस्थिति। ये भी क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। ऑप्शन सी क्या बोलता है, आपसी विश्वास, स्नेह, सहानुभूति और आदर। शिक्षक और छात्र के बीच आपसी विश्वास होनी चाहिए, स्नेह होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए और साथ ही साथ आदर सम्मान भी होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी क्या बोलता है, केवल परीक्षाओं में अच्छे अंक दिलवाने का वादा करेंगे। ये भी शिक्षक और छात्र के बीच संबंध का अच्छा माध्यम नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आपसी विश्वास, स्नेह, सहानुभूति और आदर।
इसकी व्याख्या को देखते हैं। भय मुक्त और विश्वासपूर्ण वातावरण में छात्र बिना किसी संकोच के अपनी समस्याओं को साझा कर पाते हैं, जिससे अधिगम की प्रक्रिया सर्वोत्तम रूप से चलती है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों जैसे कि डीएलएड, बीएड में सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का क्या मुख्य उपयोग है? ऑप्शन ए है प्राथमिक स्तर के छोटे बच्चों को खेल खेल में वर्णमाला सिखाने के लिए। ऑप्शन बी है शिक्षक प्रशिक्षुओं में विशिष्ट शिक्षण कौशलों में क्रमिक विकास के लिए। ऑप्शन सी है बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों का सामूहिक रूप से मूल्यांकन करने के लिए। और ऑप्शन डी बोलता है विद्यालय के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? प्राथमिक स्तर के छोटे बच्चों को खेल खेल में वर्णमाला सिखाने के लिए। ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? शिक्षक प्रशिक्षुओं प्यूपिल टीचर्स में विशिष्ट शिक्षण कौशलों के क्रमिक विकास के लिए। यही क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी क्या है देखते हैं। बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों का सामूहिक रूप से मूल्यांकन करने के लिए। ये भी गलत होगा। और ऑप्शन डी क्या बोलता है? विद्यालय के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न कराने के लिए या करने के लिए। ये भी गलत होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या को देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग एक ऐसी नियंत्रित संकुचित अभ्यास प्रणाली है जिसमें कम समय, कम छात्र संख्या और एक समय में केवल एक ही शिक्षण कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बालकों में सृजनात्मक क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक उत्कृष्ट शिक्षक को कैसी गतिविधियां आयोजित करानी चाहिए? ऑप्शन ए है पाठ्य पुस्तकों के उत्तरों को हूबहू रटने पर आधारित अभ्यास। ऑप्शन बी है मुक्त अंत वाले प्रश्न ओपन एंडेड क्वेश्चन जैसे और समस्या समाधान गतिविधियां। ऑप्शन सी है कठोर रूप से निर्धारित और अत्यधिक नीरस गृह कार्य। ऑप्शन डी है शिक्षक के द्वारा बोर्ड पर लिखे हुए उत्तरों को सुंदर अक्षरों में छापना। अब इसका उत्तर देखते हैं। ठीक है। ऑप्शन ए क्या बोलता है? पाठ्यक्रमों के उत्तरों को हूबहू रटने पर आधारित अभ्यास। यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि बच्चों को रटवाना नहीं है बल्कि उनको सिखाना है। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या बोलता है? मुक्त अंत वाले प्रश्न ओपन एंडेड क्वेश्चन और समस्या समाधान गतिविधियाँ। जो बच्चे हैं उन क्या करेंगे? जो समस्या समाधान की गतिविधि है, जो कमजोरी है उनके प्रति उनको अवगत कराएंगे और उन्हें सिखाएंगे। ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? कठोर रूप से निर्धारित और अत्यधिक नीरस गृह कार्य। अब बच्चों को क्रिएटिविटी बनाने के लिए उनको ज़्यादा बोझिल होमवर्क कभी नहीं देना है। ठीक है जी। तो ये भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। और ऑप्शन डी क्या बोलता है? शिक्षक द्वारा बोर्ड पर लिखे गए उत्तरों को सुंदर अक्षरों में छापना। ये भी क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं है। बच्चों को अच्छे से समझाना है ना कि जो डायग्राम है उसको बना देना है। ठीक है। तो इसकी व्याख्या को देखते हैं। सृजनात्मक का संबंध अपसारी चिंतन डिवर्जेंट थिंकिंग से है। जब बच्चे ओपन एंडेड प्रश्नों पर सोचते हैं तो वे समस्या के कई अनोखे हल प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है सामान्य हिंदी से देखते हैं। ठीक है। पहला प्रश्न है इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित विकल्पों में से क्या होगा? ऑप्शन ए है इत प्लस आदि दीर्घ संधि। ऑप्शन बी है इति प्लस आदि यट स्वर संधि। ऑप्शन सी है इत्या प्लस दी
गुण संधि और ऑप्शन डी है इत प्लस आदि व्यंजन संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इति प्लस आदि यड़ स्वर संधि। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। इत्यादि का सही संधि विच्छेद इति प्लस आदि होता है। यड़ संधि के नियम के अनुसार जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर ई या ई के बाद कोई अन्य असमान स्वर आता है तो ई का रूपांतरण अर्ध व्यंजन आधा या में हो जाता है। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखते हैं। लंबोदर शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी है द्विगु समास और ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास। अब देखिए जो लंबोदर है, ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? लंबा है उदर जिसका, ठीक है, अर्थात जिनका जो उदर लंबा रहता है उनके बारे में कहा गया है, तो वो हैं श्री गणेश जी। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। ठीक है, इसकी व्याख्या को देखते हैं। लंबोदर अर्थात लंबा है उदर पेट जिनका, अर्थात श्री गणेश जी। बहुव्रीहि समास में क्या होते हैं? दोनों पद क्या होते हैं? मिलकर किसी अन्य विशेष पद की ओर संकेत करते हैं, तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए जलद, ऑप्शन बी है मेघ, ऑप्शन सी है नीरद और ऑप्शन डी है जलज। अब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी जलज। ठीक है, जो जलद है वो बादल का पर्यायवाची है। ठीक, जो मेघ है ये भी क्या है? पर्यायवाची है। जो नीरद है ये भी क्या है? इसका पर्यायवाची है। परंतु जो जलज है यह कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं। जलज का संधि शब्द विच्छेद जल प्लस ज अर्थात जल में जन्म लेने वाला होता है, जो कि कमल के पर्यायवाची है। बाकी तीनों जलद, मेघ, नीरद बादल शब्द के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी व्याकरण के अनुसार स्थावर शब्द का सटीक विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है जंगम, ऑप्शन बी है चेतन, ऑप्शन सी है सचल और ऑप्शन डी है चंचल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए जंगम। ठीक है, जो चेतन है इसका विलोम होगा स्थावर। चेतन का क्या हो जाएगा? अचेतन। ठीक है जी, चेतन का जड़ या फिर अचेतन। और जो सचल है इसका विलोम हो जाएगा अचल, और जो चंचल है इसका विलोम हो जाएगा अचंचल या फिर स्थिर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जंगम। स्थावर का विलोम जंगम होगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं। स्थावर का अर्थ होता है जो एक स्थान पर स्थिर रहे। अचल नॉन मूवेबल, इसका विलोम शब्द जंगम होता है, जिसका अर्थ है जो चल सकता हो, चलायमान, मूवेबल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अंगूठा दिखाना मुहावरा का सही और सटीक व्याकरणिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है ऐन वक्त पर किसी काम के लिए साफ मना कर देना, ऑप्शन बी है किसी को अंगूठे के इशारे से चिढ़ाना,
ऑप्शन सी है किसी के प्रति अत्यधिक प्रेम या आदर व्यक्त करना और ऑप्शन डी है बिना सोचे समझे किसी के अधीन हो जाना। अब इस प्रश्न का उत्तर को देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है, ऐन वक्त पर किसी काम के लिए साफ मना कर देना। यही क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, अंगूठा दिखाना का। ठीक है, मतलब किसी भी समय पर ऐन वक्त पर क्या करते हैं, उसको मना कर देते हैं। जिस समय क्या होगा उसकी ज़रूरत रहती है उस समय, तो बोलते हैं इसको अंगूठा दिखा देना। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, किसी को अंगूठे के इशारे से चिढ़ाना। ये क्या हो जाएगा, गलत होगा। ऑप्शन सी क्या है, किसी के प्रति अत्यधिक प्रेम या आदर व्यक्त करना। ये भी गलत होगा। और ऑप्शन डी क्या है, बिना सोचे समझे किसी के अधीन हो जाना। ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या को देखते हैं। अंगूठा दिखाना एक प्रचलित क्या है, हिंदी मुहावरा है जिसका अर्थ होता है किसी कार्य या सहायता के लिए अंतिम क्षण में स्पष्ट रूप से इनकार कर देना। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी वर्तनी शुद्धि के नियम अनुसार निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है। ऑप्शन ए है उज्ज्वल, ऑप्शन बी है उज्ज्वल, ऑप्शन सी है उज्ज्वल और ऑप्शन डी है उज्ज्वल। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो उज्ज्वल रहता है इसमें उ रहता है, उसके बाद आधा ज व और ल रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। बाकी ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत और ऑप्शन सी गलत। ठीक, इसकी व्याख्या देखते हैं। उज्ज्वल का संधि विच्छेद उत प्लस ज्वल होता है। व्यंजन संधि के नियमों से आधा त का आधा ज हो जाता है, जिसे शुद्ध वर्तनी उज्ज्वल दोनों ज अर्थ व्यंजन रूप में बनती है। अगला प्रश्न देखते हैं। जो सब कुछ जानता हो, अनेक शब्दों का वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है अल्पज्ञ, ऑप्शन बी है सर्वज्ञ, ऑप्शन सी है बहुज्ञ और ऑप्शन डी है अज्ञ। इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं। अल्पज्ञ, इसको बोलेंगे जो बहुत कम जानता हो, तो यह नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या है, सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। ये क्या होगा, प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी क्या है, बहुज्ञ, जो बहुत कुछ जानता हो, इसे बोलेंगे बहुज्ञ। और ऑप्शन डी क्या है, अज्ञ, जो कुछ नहीं जानता हो, उसे बोलेंगे अज्ञ। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सर्वज्ञ। इसकी व्याख्या देखते हैं। सर्व का अर्थ होता है सब कुछ और ज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला। इस प्रकार सब कुछ जानने वाला को सर्वज्ञ कहते हैं। अल्पज्ञ का अर्थ कम जानने वाला या फिर कम जानने वाला होता है। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखते हैं। वृक्ष के पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इस वाक्य में निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए है करण कारक से विभक्ति, ऑप्शन बी है अपादान कारक से अलगाव की उपविभक्ति, ऑप्शन सी है कर्म कारक और ऑप्शन डी है संबंध कारक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, मतलब अलगाव हो रहा है। जो पत्ते क्या है पहले वृक्ष में लगे हुए हैं, वे गिर कर वृक्ष से अलग हो रहे हैं। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपादान कारक। ठीक, बाकी जो करण कारक है ये होता है जुड़ा होना। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी भी गलत होगा और ऑप्शन डी भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं। अपादान कारक का मुख्य कारक चिन्ह से होता है, जो अलगाव सेपरेशन को दिखाता है।
यहाँ पत्ते वृक्ष से अलग हो रहे हैं, अतः यहाँ अपतन कारक है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्णमाला की वैज्ञानिक ध्वनियों के अनुसार म वर्ण का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से क्या है? जो म वर्ण है इसका जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से होता है? ठीक है, ऑप्शन ए है तालव्य च वर्ण, ऑप्शन बी है मूर्धन्य ट वर्ण, ऑप्शन सी है ओष्ठ्य प वर्ग और ऑप्शन डी है दंत्य त वर्ग। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ओष्ठ्य प वर्ग। ठीक है, प वर्ग में आता है प फ ब भ म। इसकी व्याख्या को देखते हैं। प वर्ग के सभी वर्णों प फ ब भ म का उच्चारण दोनों होठों के परस्पर स्पर्श से होता है, इसलिए इन्हें ओष्ठ्य ध्वनियाँ कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। रस निष्पत्ति के सिद्धांतों के अनुसार श्रृंगार रस का स्थायी भाव निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए उत्साह वीर रस, ऑप्शन बी शोक करुण रस, ऑप्शन सी रति प्रेम भाव, ऑप्शन डी है हास्य रस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रति प्रेम भाव। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन सी रति प्रेम भाव। ठीक, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वह क्या होता है? रति या प्रेम। ठीक, इसकी व्याख्या देखते हैं। श्रृंगार रस को रसों का राजा अर्थात रसराज कहा जाता है। नायक और नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति उत्पन्न होने वाले प्रेम या अनुराग को रति स्थायी भाव कहा जाता है। ठीक है जी।